Hello students, welcome back to our YouTube channel JRF Station. I am Sneha, your guide and mentor. Hope you are doing well. So let's start our today's class. तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी हमारी लास्ट 50 डेज की स्ट्रेटेजी कि कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि अब तो बस 50 डेज रह चुके हैं हमारे एग्जाम को, तो हमें अब कैसे अपनी प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए। क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट अपना टाइम को पास कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अपनी फोकस नहीं कर पाते हैं, सीरियस नहीं है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि आप अब अपना जो भी आपका एग्जाम है उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। तो आज हम शुरू करते हैं कि कैसे हमारी एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी रहेगी ताकि हम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ क्लियर कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन। तो फर्स्ट स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है, जो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है कि आपका जो भी सिलेबस है, पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं एंड देन पेपर 2 में भी हमारी 10 यूनिट्स हैं। तो आपको उनको अच्छे से एक बार समझ लेना है अपने सिलेबस को और कंप्लीट कर लेना है इस टाइम तक। नेक्स्ट हम बात करें कि कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर जाते हैं कि वो क्या करते हैं, बिल्कुल सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स जो बिल्कुल भी इरेलेवेंट है एंड ना ही उनके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आपको उन टॉपिक को अभी के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जस्ट आपके पास अभी 40 to 50 डेज ही रह गए हैं। तो आपको जस्ट अब इस टाइम पर एग्जाम ओरिएंटेड और रिलेवेंट कंटेंट पर ही फोकस करना है, आपको इरेलेवेंट चीजों से दूर रहना है। नेक्स्ट हम बात करें कि आपको आइडेंटिफाई करना है अपनी वीक यूनिट्स को। आपकी जैसे पेपर 1 में है कुछ यूनिट्स वीक हो सकती हैं, पेपर 2 में आपकी कुछ यूनिट्स वीक हो सकती हैं, तो आपको उन यूनिट्स पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। कि जैसे कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इनकम टैक्स उनको अच्छे से नहीं आता, कई स्टूडेंट्स को जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बिजनेस स्टैटिस्टिक है, रिसर्च है, उनको वो अच्छे से नहीं आती। जैसे हमारे पेपर 1 में कुछ यूनिट्स रहते हैं, डीआई है, मैथ है या फिर लॉजिकल रीजनिंग है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स की ये हमारी जो यूनिट्स है अगर वो थोड़ी वीक हैं, तो आपको ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है। क्योंकि अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि जैसे डीआई है, मैथ है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो अगर आप सोचते हो कि हम इनके बिना अपने जेआरएफ को क्लियर कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत हैं। तो आपको क्या करना है, डीआई पर फोकस करना है। हर रोज आपको कम से कम एक डीआई को अटेम्प्ट करना है। हर रोज आपको कम से कम 5 क्वेश्चन होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो आपको उनको भी हर रोज कम से कम एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करके चलना है। एंड देन हमारा मैथ के क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल रीजनिंग के हैं, तो उनको भी आपको अब से ही अपनी हर रोज प्रैक्टिस शुरू कर देनी है अगर आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ को क्लियर करना चाहते हैं। तो ये थी हमारी स्टूडेंट्स फर्स्ट स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी आ जाती है कि आपको एनालाइज करना है पास्ट ईयर क्वेश्चंस को। पीवाईक्यूज को आपको अच्छे से देखना है। अब आप पीवाईक्यू को एनालाइज करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको एक क्वेश्चन पैटर्न ट्रेंड की नॉलेज हो जाएगी कि हाँ, जो हमारी एनटीए है, यूजीसी है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है हमसे प्रीवियस 2-3 इयर्स में। तो हमारे पास किस किस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर असर्शन रीजन है, और हमारे सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन भी हमसे एनटीए कुछ टाइम से बहुत ज्यादा पूछ रही है। तो आपको पीवाईक्यू को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कम से कम 3 से 4 सालों के आपको पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज कर लेना है। नेक्स्ट अब क्या करना है, आपको रिवाइज करना है एंड प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू को। आपको अब अच्छे से देखते चलना है कि जैसे हमारे पीवाईक्यूज होते हैं उनमें अगर कोई भी क्वेश्चन आया है तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उस क्वेश्चन को पढ़ लिया और आगे बढ़ गए। आपने जो भी उस क्वेश्चन में आपसे कुछ भी टॉपिक पूछा गया है तो आपको उस कंप्लीट टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें यही हो सकता है कि जैसे इस बार आपसे कुछ पूछा गया था, नेक्स्ट टाइम आपसे उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी क्या है, ढील नहीं बरतनी है। आपको जो पीवाईक्यू है उनको अच्छे से एनालाइज करते हुए चलना है और क्वेश्चन पैटर्न जो ट्रेंड रहता है उसको भी आपको फॉलो करते हुए चलना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं एज मच एज पॉसिबल। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स परचेज कर लेते हैं और अपने क्या है वो करते हैं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन उनकी ये स्ट्रेटेजी मैं कहूंगी वो गलत है, क्योंकि हमारा जो ये एग्जाम होता है वो सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड हमारा टेस्ट रहता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रैक्टिस को करना चाहिए शुरू। कि जैसे अब मॉक टेस्ट को आपको क्या फायदा मिलता है, मॉक टेस्ट से आप टाइम मैनेज करना सीख जाते हो। कि अब क्या होगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स ले ली उन्होंने, अब जैसे 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो उन्होंने आधा घंटा लगा दिया, फिर वो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन लगाएंगे तो उन्होंने 1 घंटा लगा दिया। अब क्या करेंगे, वो उनके क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, वो सोल्व तो कर लेंगे, लेकिन कमी कहाँ रह जाएगी, टाइम मैनेजमेंट में, स्पीड में, एक्यूरेसी में हमारी कमी रह जाएगी। अब हम क्वेश्चंस तो कर लेंगे लेकिन हम टाइम को बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसी गलती को खत्म करते हुए चलना है। अब हमें क्या करना है, डेली 1 मॉक टेस्ट लगाना है
और पेपर वन में जैसे हमारे 50 क्वेश्चन होते हैं, ईच 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है, तो हमारा पेपर वन 100 मार्क्स का रहता है। तो आपको बिल्कुल भी पेपर वन को छोड़ना नहीं है। अगर जेआरएफ आपका होगा तो पेपर वन ही आपका जेआरएफ दिलवाएगा। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ हम तो पेपर 2 कर लेते हैं और हमारा जेआरएफ नेट हो जाएगा। नेट तो आपका हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको अगर जेआरएफ करना है तो आपको पेपर वन हर रोज एक डेली मॉक टेस्ट उसका अटेम्प्ट करना चाहिए। अब मॉक टेस्ट क्या करते हो कि जैसे मॉक टेस्ट में आपको ऊपर एक टाइमिंग भी मिलेगी कि हमारे जैसे अगर इंटीग्रेटेड आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो 3 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। अब आप क्या करोगे, जब आपके ऊपर टाइम लिमिटेशन डाल दी जाती है तो आप काम को जल्दी करने की कोशिश करते हो, लेकिन जब आपके ऊपर कोई भी टाइम नहीं है कि किसी ने आपको कुछ काम दे दिया और टाइम डिसाइड नहीं किया कि कब मर्जी कर लेना, आप ये बस काम पूरा होना चाहिए, तो आप उस काम को बिल्कुल लेजी वे में करते हुए परफॉर्म करोगे कि बिल्कुल आप आराम से करोगे। लेकिन जब आपके ऊपर क्या होगा, एक टाइमिंग होगी, एक टाइम लिमिटेशन होगी, तो आप काम को जल्दी परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। तो यही हमें सिखाएंगे मॉक टेस्ट कि मॉक टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमें उनसे ये पता चल जाएगा मॉक टेस्ट से कि हमें किस क्वेश्चन पर कितना टाइम स्पेंड करना है और किस क्वेश्चन पर कितना करना है, कि हमें इससे ये नॉलेज हो जाएगी कि हमें इररिलेवेंटली हमें किसी क्वेश्चन पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। कि अगर हमें पता है कि हाँ इस क्वेश्चन को हमें बिल्कुल भी नहीं आता, इस क्वेश्चन के बारे में हमें थोड़ा भी नहीं पता, तो हमें उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ जाना है ताकि हमारे 5 से 10 क्वेश्चन और ज्यादा वेस्ट ना हो, ताकि हम उनको टाइमली अटेम्प्ट कर सके। तो ये हमारे मॉक टेस्ट रहेंगे। अब आपको अटेम्प्ट करने हैं एटलीस्ट 15 to 20 मॉक टेस्ट, किसके, अपने पेपर 2 के, कि जैसे हमारे लिए हमारा पेपर 2 कॉमर्स है, अदर स्टूडेंट्स के लिए उनका कोई स्पेसिफिक पेपर हो सकता है। तो अगर मैं कॉमर्स के पेपर की बात करूं, आपको अपने एग्जाम से पहले 15 से 20 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए, आपका बिल्कुल जेआरएफ हो जाएगा अगर आप 15 से 20 मॉक टेस्ट लगा लेते हो। और पीवाईक्यू को भी साथ में एनालाइज करना, ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट लगा रहे हो और पीवाईक्यू को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना, आपको पीवाईक्यू को भी अच्छे से एनालाइज करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपको 4 to 5 फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए लास्ट 10 डेज में। कि जैसे अब क्या हुआ, आपके पेपर के लास्ट 10 डेज रह गए, जून का मंथ आ चुका है, तो आपको उस टाइम पे कम से कम 4 to 5 फुल मॉक टेस्ट 3 आवर्स के मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो भी किस टाइमिंग पर, सेम एट योर एग्जाम टाइम। अब मैंने इस स्ट्रेटेजी को यहाँ पर इसलिए लिखा है कि जैसे मान लो कि आपका जो एग्जाम है वो सुबह 9 से 12 की टाइमिंग में है, मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो क्या कीजिए, सुबह उठकर अपने 9 से 12 तक आप एक जगह बैठ जाइए, ताकि आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ मैं उस टाइम पर 3 घंटे बैठ भी पाऊंगी या बैठ भी पाऊंगा। आप इसलिए इस स्ट्रेटेजी को बिल्कुल फॉलो कीजिएगा, कम से कम 3 से 4 आप मॉक टेस्ट लगाइए फुल 3-3 घंटे के, ताकि आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ मैं 9 से 12 इतने टाइम तक बैठ सकता हूँ और क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो आपको इन स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करना है, तो आप लिख लीजिए, अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिएगा तो आपको बिल्कुल कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं आने वाली अपने जेआरएफ नेट को क्लियर करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डू हार्ड वर्क बट विद कंसिस्टेंसी। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हार्ड वर्क करेंगे बट वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते। यहाँ पर हार्ड वर्क में अगर मैं ऐड करूं, स्मार्ट वर्क भी करना है आपको, कि अब हार्ड वर्क को करने का टाइम थोड़ा चला गया, लेकिन अब आपका टाइम है कि स्मार्ट वर्क करना है, कि आपको अब देखना है किस टॉपिक पे आपको टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है और किस टॉपिक पर आपको अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं इन्वेस्ट करना, वेस्ट नहीं करना, कि आपको इररिलेवेंट चीजों को अब बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब इस टाइम पे आके आपको ज्यादा नई चीजों के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जितना आपने सिलेबस कर लिया है आप उसको ही ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कीजिए, उसको ही ज्यादा से ज्यादा जो पीवाईक्यूज हैं, मॉक टेस्ट है, उनको लगाने की कोशिश कीजिए। आपको इररिलेवेंटली अपने ऊपर एक बर्डन लेकर नहीं चलना है। तो आपको क्या करना है, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है, बट विद कंसिस्टेंसी के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ आज हमने एक मॉक टेस्ट लगा लिया और हमने 2-4 दिन लगाया नहीं, फिर हमने कुछ पीवाईक्यू लगा लिया, हम फिर 5-7 दिन नहीं पढ़े, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है कि हाँ हम रेगुलरिटी के साथ, बिल्कुल कंटिन्यूटी के साथ हमारी जो मेहनत है उसको कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू सक्सेस होता है, कि जब हार्ड वर्क के साथ कंसिस्टेंसी ऐड हो जाती है तो इक्वल टू सक्सेस हो जाता है, मतलब आपको जेआरएफ मिल जाएगा, बिल्कुल आपको जेआरएफ मिलेगा। तो अगर आप मेहनत करोगे और उसको लगातार करोगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जो मैंने आपको बिल्कुल 1 by 1 इजी लैंग्वेज में समझाई है मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। तो मैंने इन ही स्ट्रेटेजीज को फॉलो किया था, कि जैसे हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी कि हमने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं उनको लेकर
चलना है, जो भी हमारी वीक यूनिट्स है उनको आइडेंटिफाई कर लेना है, रिवीजन करनी है, देन हमें पीवाईक्यू को देखना है। क्वेश्चन पैटर्न ट्रेंड का पता चल जाएगा हमें कि हमारे पीवाईक्यू किस तरीके के पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से हमसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं एनटी के द्वारा। तो हमें इन चीजों को देखना है एंड देन हमें मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ऐसा नहीं है मॉक टेस्ट लगाया और उसको छोड़ दिया, आपको अच्छे से जो भी आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा उसको एनालाइज करना है कि आपने कहां पर अपनी मिस्टेक्स करी, कहां पर आपने बिना मतलब का ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया किसी क्वेश्चन पर, कि आपको वहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। आप क्या कर सकते थे, उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे बढ़ सकते थे। तो आपको इन चीजों की सारी नॉलेज मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए टाइम आ जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो आज का सेशन है आपको पसंद आया होगा। आज की जो हमारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी आपके लिए हमने एक बिल्कुल मेहनत से बनाई है, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम आपको। तो अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करोगे तो आपको जेआरएफ मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू अवर क्लासेस, so please mention your doubts in the comment section. Thank you.